अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू मीडियम की संवेदा क्लासेस में मैं आप सभी का खैर मकदम करती हूँ। तो आज हम साइंस की 8वीं जमात की दरसी किताब का 6वां सबक पौधों और जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ यानी कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का मुताला करेंगे। तो इस सबक का हम कुल 3 हिस्सों में मुताला करेंगे। तो आज देखते हैं आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे। तो आज की क्लास में आप सीखेंगे शजर रेज़ी और उसके वजूहात, शजर रेज़ी के नताइज, जंगल और जंगलाती ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ और बायोस्फीयर रिज़र्व। तो आज हम इन सारे नुकात के मुतालिक मुताला करेंगे। शजर रेज़ी और उसके वजूहात, शजर रेज़ी के नताइज, जंगल और जंगलाती ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ और बायोस्फीयर रिज़र्व। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगी कि किस सैयारे पर ज़िंदगी मुमकिन है। तो हम जिस सैयारे पर रहते हैं उसका नाम क्या है? जी हाँ, तो आपका जवाब है ज़मीन। ठीक है, तो सही जवाब है ज़मीन। तो हम जिस सैयारे पर रहते हैं उस सैयारे का नाम है ज़मीन, जहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन है। तो ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ जानदार अज़विये पाए जाते हैं और जो ज़िंदगी को सहारा देता है, ज़मीन का जो वो हिस्सा जो जानदार अज़वियों को सहारा देता है, जहाँ पर जानदार अज़विये पाए जाते हैं, तो और ज़मीन का वो जोन जहाँ ज़िंदगी कुदरती तौर पर वाक़ होती है, तो उसे हम बायोस्फीयर यानी हयातियाती कुर्रा कहते हैं। तो बायोस्फीयर यानी हयातियाती कुर्रा। क्या है हयातियाती कुर्रा? तो ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ जानदार अज़विये पाए जाते हैं और जो ज़िंदगी को सहारा देता है, यानी ज़मीन का वो जोन, वो हिस्सा जहाँ पर ज़िंदगी कुदरती तौर पर वाक़ होती है, उसे हम बायोस्फीयर यानी हयातियाती कुर्रा कहते हैं। तो हयातियाती कुर्रा क्या है? यहाँ पर देखिए तमाम पौधे, जानवर, इंसान, कीड़े और हर जानदार अशिया यहाँ पर शामिल है। तो ये ज़मीन के तमाम माहौलियाती निज़ाम का मजमुआ है। तो हयातियाती कुर्रा क्या है? ये ज़मीन के तमाम माहौलियाती निज़ाम का मजमुआ है। ठीक है, तो पौधों और जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालिक आज की क्लास में हम तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। तो इन तफसील से मालूमात हासिल करने से पहले हम एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, आप इन्हें तो जानते ही होंगे। ये है पहेली और बूझो। 7वीं जमात में आपने पढ़ा था कि बूझो और पहेली ने प्रोफेसर अहमद और टीपू के साथ जंगल का दौरा किया था। तो इसीलिए वो दोनों चाहते थे कि वो अपने तजुर्बात अपने हम जमातों के साथ बांटे। क्लास के दीगर बच्चे भी अपने अपने तजुर्बात बताना चाहते थे, क्योंकि उनमें से कुछ बच्चों ने भरतपुर सेंचुरी का दौरा किया था, तो कुछ बच्चों ने काजीरंगा कौमी पार्क के बारे में बताया और कुछ बच्चों ने लोकचाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व और टाइगर रिजर्व वगैरह के बारे में भी बताया। तो आपने देखा कि पहेली और बूझो और उनके तमाम हम जमातों ने भरतपुर और दीगर इलाकों का जिक्र किया है। अभी अभी आपने जो वीडियो देखा उसमें भरतपुर और दीगर इलाकों का जिक्र किया गया है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये हमारे हिंदुस्तान का नक्शा है। तो यहाँ पर भरतपुर जो आप नाम यहाँ पर देखते हैं, तो ये किस लिए मशहूर है? तो भरतपुर इसलिए मशहूर है क्योंकि यहाँ पर एक सेंचुरी है जो कि क्योलाडो नेशनल पार्क या फिर क्योलाडो घाना नेशनल पार्क, जो इससे कबल राजस्थान के भरतपुर में भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर एक सेंचुरी है, इसीलिए भरतपुर जो है मशहूर है। तो यहाँ पर आप देखते हैं ये काजीरंगा यहाँ पर नेशनल पार्क है,
कौमी पार्क है, इसकी तस्वीर है ये। तो ये आसाम के ज़िले गोलाघाट में, आसाम का जो ज़िला गोलाघाट है, तो यहाँ पर कर्बी एंगलोंग और नागौन अजला में ये कौमी पार्क यहाँ वाक़ है। ये लोकचौ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तस्वीर है और ये ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व और ये टाइगर रिजर्व। तो इन सारी तस्वीरों में आपने देखा कि जंगलाती ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ और उनके हिफाजत के लिए हमारे हिंदुस्तान में कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरियाँ और नेशनल पार्क कायम किए गए हैं। जैसे आप अभी देखा आपने कि ये सारे तस्वीरों में आपने देखा कि भरतपुर बर्ड सेंचुरी, काजीरंगा नेशनल पार्क, लोकचौ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व, तो ये सारे जंगलात और जंगलाती ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे हिंदुस्तान में ये सारे इलाके यहाँ पर कायम किए गए हैं। तो कौमी पार्क यानी कौमी पार्क, सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारे इलाके यहाँ पर कायम करने के क्या मक़ासिद हो सकते हैं, इनकी क्या वजह है, क्यों कायम किए गए? तो इसका जवाब ये है कि इन कौमी पार्क, सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व में जानवरों और पौधों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। तो इनका मकसद ये है। तो यहाँ पर इन कौमी पार्क में, सेंचुरियों में और बायोस्फीयर रिजर्व में जानवरों और पौधों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। तो अब सवाल यहाँ पर है कि तहफ़्फ़ुज़ के क्या मायने हैं? तो जानवरों और पौधों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, तो तहफ़्फ़ुज़ के क्या मायने हैं? लफ्ज़ तहफ़्फ़ुज़ के क्या मायने हैं? तो किसी चीज़ की मोहतात हिफाजत, ख़ास तौर पर तबाही से वाइल्ड लाइफ की हिफाजत और कुदरती वसाइल का मंसूबाबंद यहाँ पर इंतज़ाम तहफ़्फ़ुज़ कहलाता है। ठीक है, तो तहफ़्फ़ुज़ के क्या मायने हैं? किसी चीज़ की मोहतात हिफाजत, ख़ास तौर से तबाही से वाइल्ड लाइफ की हिफाजत और कुदरती वसाइल का मंसूबाबंद इंतज़ाम तहफ़्फ़ुज़ कहलाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ज़मीन पर मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे और जानवर पाए जाते हैं, तो इंसानों की बका और उनकी खुशहाली के लिए पौधे और जानवर दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इंसानों की जो बका है, इसके लिए हमें दोनों की यहाँ पर ज़रूरत है, पौधे और जानवरों की ज़रूरत है। तो पौधे हमारे लिए बेहद अहम हैं। क्यों अहम है? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर इंसान, हमारे लिए तो बेहद अहम है कि हम इंसान क्या करते हैं, जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ज़ियाई तालीफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज़ियाई तालीफ यानी फोटोसिंथेसिस के लिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो पौधों को ज़ियाई तालीफ के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर शजरकारी से जानवरों की ज़िंदगी मुतासिर होती है। किस तरह मुतासिर होती है? तो दरख्त बहुत से बड़े हयातियात की ज़िंदगी की हिमायत करते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो दरख्तों की वजह से जानवरों को खुराक और ठिकाने मुहैया होते हैं। तो जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि दरख्तों की वजह से जानवरों को खुराक और ठिकाने मुहैया होते हैं। ठिकाने यानी जैसे कि परिंदे जो है पेड़ों पर अपने घोंसले बनाते हैं। तो बहुत से जानवर दरख्तों को आराम करने, घोंसले बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जब दरख्त पुख्ता हो जाते हैं तो जानवर मज़ीद यहाँ पर मज़ेदार फलों, चारे के मौके से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो जब दरख्त पुख्ता हो जाते हैं तो यहाँ पर चारा और मज़ेदार फलों से यहाँ पर हम लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। तो इसलिए पौधे हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो अब इस ज़मीन पर माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए जानवरों और पौधों की इंसानों की तरह अहमियत होती है। तो जंगलाती ज़िंदगी इंसानों को ग़िज़ाई अज्जा मुहैया करती है।
जंगलाती ज़िंदगी से हमें बहुत सारी दवाइयाँ हासिल होती हैं। जंगलात की ज़िंदगी माशियात के लिए बहुत अहम है, लेकिन आज इन अज़वियों का वजूद शजर रेज़ी की वजह से ख़तरे में है। तो शजर रेज़ी यानी डिफॉरेस्टेशन, शजरकारी यानी प्लांटिंग द ट्रीज, पौधे उगाना। तो पौधे उगाने से हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि हमें ऑक्सीजन हासिल होता है और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर खारिज करते हैं वो पौधे ज़ियाई तालीफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा परिंदों के लिए या फिर दूसरे जानवरों के लिए यहाँ पर ये ठिकाने मुहैया करते हैं पौधे। तो इस तरह से पौधे हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन आज इन अज़वियों का जो है वजूद ख़तरे में है। सारे जानवरों का जो यहाँ पर रहते हैं और फिर खुद ये नबातात का ये वजूद ख़तरे में है। क्यों? क्योंकि शजर रेज़ी की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। तो देखिए, शजर रेज़ी यानी डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन यानी पौधों को काटना, तो ये शजर रेज़ी है। तो शजर रेज़ी यानी डिफॉरेस्टेशन क्या है? तो जंगलात की कटाई से दुनिया भर में जंगलों के इलाकों में कमी को शजर रेज़ी कहते हैं, यानी डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। यानी शजर रेज़ी का मतलब है जंगलात का खात्मा और इस ज़मीन का इस्तेमाल किसी और मकसद के लिए करना शजर रेज़ी कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप ये समझ गए होंगे इसका शजर रेज़ी के क्या मायने हैं। तो शजर रेज़ी के मायने हैं जंगलात का खात्मा और इस ज़मीन का किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना शजर रेज़ी कहलाता है। तो अब यहाँ पर जंगलों में दरख्तों की कटाई क्यों होती है? क्यों जंगलों में जो दरख्त होते हैं उनकी कटाई होती है? इसके क्या मकसद हो सकते हैं? यहाँ पर इसके वजूहात क्या हैं? देखिए, डिफॉरेस्टेशन यानी शजर रेज़ी के वजूहात क्या हैं? जंगलों में दरख्तों की कटाई के वजूहात कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले काश्त के लिए ज़मीन हासिल करने के लिए, ये पहली वजह है। दूसरी, इमारतों और कारखानों की तामीर के लिए, फर्नीचर बनाने और ईंधन के लिए, लकड़ी का इस्तेमाल करने के लिए, और जंगलों में लगने वाली आग और खुश्कसाली भी शजर रेज़ी की कुदरती वजह है। तो ये सारे वजूहात हैं जिसके तहत यहाँ पर शजर रेज़ी की जाती है। तो इन्हीं वजह से यहाँ पर शजर रेज़ी यहाँ पर होती है। तो शजर रेज़ी के कुछ यहाँ पर जो वजूहात हैं उन्हें हम दो किस्मों में यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए, तकसीम कर सकते हैं। सबसे पहला है कुदरती और दूसरा इंसानी। तो कुदरती वजूहात क्या क्या हैं? तूफ़ान है, आग है, सैलाब है। और इंसानी वजूहात हैं ज़रूरी तौर से, जैसे कि एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन कहते हैं हम, और मवेशियों की अफजाइश, लकड़ियों के लिए कानकनी और तेल निकालना या फिर डैम की तामीर वगैरह। तो ये सारे इंसानी वजूहात हैं। तो शजर रेज़ी के यहाँ पर वजूहात जो हैं उन्हें हम दो किस्मों में तकसीम कर सकते हैं। सबसे पहली कुदरती और दूसरी इंसानी। ठीक है, तो यहाँ पर शजर रेज़ी के नताइज क्या हो सकते हैं? शजर रेज़ी के नताइज, अगर दरख्तों की कटाई का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो यहाँ पर बारिश में कमी और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में कमी आएगी। तो सबसे पहली वजह क्या है यहाँ पर? देखिए, नताइज का नतीजा कि बारिश में कमी होगी और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में कमी आएगी। इसके अलावा दरख्तों की कटाई की वजह से सैलाब और खुश्कसाली जैसे कुदरती आफात के इम्कानात भी बढ़ सकते हैं। तो ये सारे शजर रेज़ी के नताइज हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बारिश में कमी आएगी, मिट्टी की ज़रख़ेज़ी में कमी, और खुश्कसाली के, सैलाब के और खुश्कसाली के इम्कानात भी बढ़ जाएंगे। तो ये सारे शजर रेज़ी के नताइज हैं। इसके अलावा अगर दरख्त कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार माहौल में ज़्यादा होती जाएगी। अगर दरख्त कम होते जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार माहौल में ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि हम जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जो खारिज करते हैं वो
कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसकी मिकदार ज़्यादा होती जाएगी। और क्योंकि दरख्त कम होने की वजह से ज़ियाई तालीफ भी कम होगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल भी कम होगा। और इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल भी कम होने पर यहाँ पर हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की कमी दरपेश आएगी। तो ये शजररेज़ी के नताइज में से हैं। तो इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड ज़मीन के ज़रिए मुनाकिस होने वाली हरारती शुआओं को जज्ब कर लेती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़मीन के ज़रिए मुनाकिस होने वाली हरारती शुआओं को जज्ब कर लेती है और आलमी हिद्दत यानी ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनती है। तो इससे ज़मीन की दर्जा हरारत में इजाफा होता है, जिसकी वजह से बारिश में कमी आती है और कहत यानी ड्रॉट पड़ सकता है। ठीक है। और शजररेज़ी मिट्टी के खुसूसियात में तब्दीली की अहम वजह है। तो ये देखिए आलमी हिद्दत ग्लोबल वार्मिंग, जिससे कि यहाँ पर टेम्परेचर में यहाँ पर ज़्यादती होती है दर्जा हरारत में, ज़मीन की दर्जा हरारत में। तो आलमी हिद्दत से ज़मीन के दर्जा हरारत में इजाफा होता है और जिसकी वजह से बारिश में कमी आती है और ड्रॉट यानी कहत पड़ सकता है। तो ये शजररेज़ी के नताइज हैं। उसके अलावा 7वीं जमात में आपने पढ़ा ही होगा कि पौधे मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। तो पौधे मिट्टी को अपने जड़ों के साथ जोड़ देते हैं। इसका मतलब ये है कि वो हिफाजती परत का काम कर सकते हैं, हिफाजती परत का काम कर सकते हैं जो मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करते हैं। ठीक है। तो अगर दरख्त कम होंगे तो मिट्टी का कटाव भी, यहाँ पर देखिए मिट्टी का कटाव भी ज़्यादा होगा, क्योंकि दरख्त कम होंगे तो मिट्टी का कटाव भी ज़्यादा होगा, क्योंकि मिट्टी की बालाई सतह ख़त्म होने पर, जो मिट्टी की बालाई सतह होती है अगर वो कम होती है तो उसके नीचे की सख्त और चट्टानी परतें नज़र आने लगती हैं और इसमें तुराब यानी ह्यूमस, तो वो कम हो जाता है और इस तरह की मिट्टी बहुत कम ज़रख़ेज़ होती है। तो जब मिट्टी से तुराब यानी ह्यूमस कम हो जाता है तो ये मिट्टी कम ज़रख़ेज़ होती है, ज़्यादा ज़रख़ेज़ नहीं होती है और रफ्ता रफ्ता रेगिस्तान में तब्दील हो जाती है, जिसे कि हम रेगिस्तान साजी कहते हैं। रेगिस्तान साजी यानी डेसर्टिफिकेशन इसे कहते हैं। तो इस तरह से ये मिट्टी यहाँ पर रेगिस्तान साजी में, ये जो धीरे धीरे कम ज़रख़ेज़ होती है, रेगिस्तान साजी कहलाती है। ठीक है। तो शजररेज़ी की वजह से ज़मीन की ऊपरी सतह से अंदर की तरफ पानी की जो हरकत होती है वो कम हो जाती है, नतीजतन सैलाब का ख़तरा भी बढ़ जाता है। तो जिसकी वजह से तग़ज़ी अज्ज़ा और बनावट वग़ैरह, यानी मिट्टी की जो तग़ज़ी अज्ज़ा होते हैं मिट्टी में और उसकी बनावट है उसमें और दीगर खुसूसियात में भी तब्दीली आती है। तो इस तरह से ये सारे शजररेज़ी के नताइज हैं। तो रेगिस्तान साजी किसे कहते हैं? तो रेगिस्तान साजी यानी डेसर्टिफिकेशन एक ऐसा अमल है जिसमें आम तौर पर कहत, जंगल की कटाई या फिर नामुनासिब ज़राअत के नतीजे में ज़रख़ेज़ ज़मीन सहरा में तब्दील हो जाती है, उसे हम रेगिस्तान साजी कहते हैं, यानी डिसर्टिफिकेशन कहते हैं। डिसर्टिफिकेशन क्या है? रेगिस्तान साजी क्या है? एक ऐसा अमल है जिसमें आम तौर पर कहत या फिर जंगल की कटाई या फिर नामुनासिब ज़राअत के नतीजे में यहाँ ज़रख़ेज़ मिट्टी जो फर्टाइल होती है वो मिट्टी सहरा बन जाती है, तो उसे रेगिस्तान साजी यानी डिसर्टिफिकेशन कहते हैं। तो शजररेज़ी के नताइजों में से यहाँ पर देखिए आप, शजररेज़ी की वजह से ज़मीन पर आलूदगी होती है, ज़मीन की दर्जा हरारत में इजाफा होता है, कुर्रा बाद में कार्बन डाइऑक्साइड की सतह में इजाफा होता है,
ज़ेर ज़मीन पानी की सतह कम हो जाती है और मिट्टी में पानी को रोकने की जो सलाहियत होती है वो भी कम हो जाती है और शजर रेजी की वजह से कुदरती तवाज़ुन में खलल पैदा होता है। तो ये सारे यहाँ पर शजर रेजी के नताइज हैं। तो अब जबकि हम जान चुके हैं कि शजर रेजी के नताइज क्या क्या हैं, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जंगलात और जंगलाती ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से हम कर सकते हैं। तो शजर रेजी की वजह से यहाँ पर जो इनका वजूद ख़तरे में है, तो अब किस तरह से हम इन जंगलात और जंगलाती ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, चलिए हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबक में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर जो देख रहे हैं कि चाहे वो पौधे हो या फिर जानवर, हमें उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए क्योंकि हमारे लिए बहुत अहम है। तो चाहे पौधे हो या जानवर, हमें इन्हें बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। तो अब किस तरह से हम जंगलात की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, देखिए इसके लिए हमारी ज़ाती कोशिशों और समाजी कोशिशों के अलावा सरकारी एजेंसियां भी, जो सरकारी एजेंसियां हैं वो भी जंगलात और जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां हैं। तो हम ज़ाती और समाजी जो हमारी कोशिशें हैं उनके अलावा भी सरकारी एजेंसियां भी यहाँ पर हर 4 कदम हमसे आगे हैं इन सारे जंगलात और जंगलाती तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। तो हुकूमत इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़ानूनी तरीक़े और पॉलिसियाँ मुरत्तिब करती है। तो कई सारे क़ानून यहाँ पर बनाए गए हैं ताकि हम जानवरों को या फिर पौधों को नुकसान ना पहुँचाएं। तो जंगलाती ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या फिर उनकी हिफाजत के लिए हिंदुस्तान में कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरियाँ और नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व्स कायम किए गए हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देखते हैं, इससे पहले आपने तस्वीरें भी देखी, भरतपुर बर्ड सेंचुरी, काजीरंगा नेशनल पार्क, लोकचाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व, ये सारी मिसालें हैं तो जहाँ पर जंगलात और जंगलाती ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। तो एक और जगह यहाँ पर है, देखिए अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे हिंदुस्तान का नक्शा है। तो यहाँ पर पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपको यहाँ पर दिखाया गया है इस इलाके में। तो ये क्या है, तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे हम सतपुरा की रानी भी कहा जाता है जिसे, तो ये हिंदुस्तान की रियासत मध्य प्रदेश का एक पहाड़ी स्टेशन है, हिल स्टेशन है। तो यहाँ पर पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व एरिया जो कि हिंदुस्तान का वस्ती हिस्सा है, तो यहाँ पर तश्कील करता है। ये एक आला हयातियाती तनु यानी बायोडाइवर्सिटी से मालामाल इलाकों में से एक है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें जानवरों और पौधों की जिंदगी की मुनफरिद शक्लें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। तो ये पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। तो हयातियाती तनु क्या है, इसका मतलब क्या है? तो हयातियाती तनु का मतलब है ज़मीन पर पाए जाने वाले जानदार और उनका एक दूसरे से ताल्लुक़ और उनका माहौल से ताल्लुक़। तो ज़मीन पर जो यहाँ पर पाए जाते हैं सारे जानदार, तो उनका एक दूसरे से क्या ताल्लुक़ होता है और माहौल से उनका क्या ताल्लुक़ होता है, तो ये हयातियाती तनु कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार फिर से देखते हैं कि हयातियाती तनु क्या है। तो इसका मतलब है ज़मीन पर पाए जाने वाले जानदार का एक दूसरे से ताल्लुक़ और उनका माहौल से ताल्लुक़। ठीक है, तो सेंचुरियाँ, कौमी पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारे जो इलाके हैं, इस इलाके में मौजूद पौधों और जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ किए जो इलाके हैं, ये सारे इलाके पौधों और जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महफूज करार दिए गए इलाके हैं। यानी इन इलाकों में पौधों और जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, कोई खलल नहीं पहुंचता। इन इलाकों में शजरकारी, काश्तकारी या फिर जानवरों को चराना या फिर शजर रेजी या फिर शिकार करना पूरी तरह से मना है। चलिए अब देखते हैं सैंक्चुरी का मतलब क्या है, कौमी पार्क क्या है और बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब क्या है। तो सैंक्चुरी वो इलाका है जहां जानवर और उनके मस्कन किसी भी किस्म के खलल से महफूज होते हैं, वो सैंक्चुरियाँ कहलाती हैं। कौमी पार्क क्या है?
जंगली जानवरों के लिए महफूज करार दिए गए इलाके हैं जहां वो आज़ादाना तौर पर अपने मस्कनों में और कुदरती वसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर कौमी पार्क कहलाते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व यानी जंगलाती जिंदगी, नबाताती और हैवानी वसाइल नीज उस इलाके में रहने वाले कबाइलों की रिवायती जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की गरज से महफूज करार दिए गए वसी इलाके हैं जो कि बायोस्फीयर रिजर्व कहलाते हैं। ठीक है, तो सेंचुरी, कौमी पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व ये सारे जंगलात और जंगलाती ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महफूज इलाके करार दिए गए हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर वो इलाके हैं जहाँ पर जंगलाती ज़िंदगी, चाहे वो नबाती हो या फिर हैवानी, तो उन वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक वसी और महफूज करार दिया गया इलाका है। तो जहाँ पर जानवर और पौधे दोनों को किसी किस्म का खलल नहीं होता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व का मकसद क्या है? तो उसका मकसद है हयातियाती तनू का तहफ़्फ़ुज़। तो सारे बायोस्फीयर रिजर्व, चाहे वो कौमी नेशनल पार्क हो, तो इनका मकसद क्या हो सकता है? हयातियाती तनू का तहफ़्फ़ुज़, यानी उस इलाके के हयातियाती तनू और सकाफत को बरकरार रखने में मदद करते हैं। तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में सतपुड़ा नाम का एक कौमी नेशनल पार्क है और 2 सेंचुरियां हैं। पहली जिसका नाम है बोरी और दूसरा पचमढ़ी सेंचुरी। ठीक है, तो यहाँ पर पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में एक कौमी नेशनल पार्क है और 2 सेंचुरियां हैं। तो पहली सेंचुरी का नाम है बोरी सेंचुरी और दूसरा पचमढ़ी सेंचुरी। तो ये सारे नुकात आज हमने इन सारे का मुताला किया। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? शजर रेजी और उसके वजूहात क्या हैं, शजर रेजी के नताइज क्या हैं, जंगल और जंगलाती जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से होता है, तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से होता है बायोस्फीयर रिजर्व में, सेंचुरियों में और नेशनल पार्क में। इन सारों का मुताला किया हमने बायोस्फीयर रिजर्व। तो खासकर पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जिसमें एक कौमी नेशनल पार्क है और 2 सेंचुरियां हैं, बोरी और पचमढ़ी। तो इन सारे नुकात के बारे में आज हमने मुताला किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्विज़ की तरफ। तो सबसे पहला सवाल है, नबातात और हैवानात और उनके मस्कनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महफूज करार दिए गए इलाकों के नाम बताइए। तो वो उन इलाकों को हम क्या कहते हैं? तो जवाब है नबातात और हैवानात और उनके मस्कनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महफूज करार दिए गए इलाकों के नाम कुछ इस तरह से हैं। तो सेंचुरी, कौमी पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व। दूसरा सवाल है, शजर रेजी किसे कहते हैं? उम्मीद है जवाब आप बोल सकते हैं। जवाब है जंगलात का खातिमा और उस ज़मीन का इस्तेमाल किसी और मकसद के लिए करना शजर रेजी कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन। तीसरा सवाल है, हयातियाती तनु से क्या मुराद है? बायोडाइवर्सिटी। हयातियाती तनु का मतलब है ज़मीन पर पाए जाने वाले जानदार और उनका एक दूसरे से ताल्लुक़ और माहौल से ताल्लुक़ हयातियाती तनु कहलाता है। चौथा सवाल है, सैंक्चुरी से क्या मुराद है? जवाब है वो इलाका जहां जानवर और उनके मस्कन किसी भी किस्म के खलल से महफूज होते हैं, सैंक्चुरी कहलाते हैं। ठीक है, तो वो इलाका जहां पर जानवर और उनके मस्कन दोनों महफूज होते हैं, तो ऐसे इलाके सैंक्चुरियां कहलाते हैं। तो 5वां सवाल देखिए, इस मुअम्मे को मुकम्मिल कीजिए। यहाँ पर आप इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखिए खाफ वो मीम, अब यहाँ पर डैश है, पे डैश रे डैश। तो यहाँ पर ये पहला, ये क्या हो सकता है? अब ये दूसरा है, यहाँ पर पे टीम मीम, यहाँ पर ये डैश है। तो इस तरीके से आपको इस मुअम्मे को यहाँ पर मुकम्मिल करना है, कंप्लीट करना है। देखते हैं, पहला है कौमी पार्क और दूसरा है पचमढ़ी। ठीक है, तो इस तरह से
आज हमने इन सारे नुकात के बारे में मुताला किया। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगली क्लास में हम फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।